कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स पर। हमारा CGPSC पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इन बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके घरों में कुरियर के माध्यम से फ्री होम डिलीवर भी करवा सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार 2023। पद्म पुरस्कार 2023 अभी हाल ही भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में जो है ये जो पद्म पुरस्कार है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत में कुल 4 प्रकार के नागरिक सम्मान प्रदान किया जाता है। सबसे बड़ा होता है आपका भारत रत्न जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और उसके नीचे आता है आपका पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में भी टॉप में होता है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद होता है आपका पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद आता है आपका पद्मश्री। ठीक है, सबसे टॉप में भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद आता है आपका पद्मश्री। अभी 2023 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, पद्म पुरस्कार 2023। ठीक है, जिसमें से आपके 6 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा आपका पद्म विभूषण, 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण, और आपका 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, कितने को आपका पद्म विभूषण मिल रहा है, कितने को पद्म भूषण मिल रहा है और कितने को पद्मश्री मिल रहा है। टोटल आपके 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है अभी 2023 में। इन सभी में टोटल आपकी 16 महिलाएं, ठीक है, टोटल आपकी 19 महिलाएं हैं। ये जो आपके पद्म पुरस्कार की जो घोषणा की गई है, इसमें जो है टोटल 19 महिलाएं जो है जिन्हें पद्म पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना कि वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो हो गया आपके भारत का करंट अफेयर। अब छत्तीसगढ़ पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में तीन कलाकारों को जो है आपके पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। पद्मश्री, ठीक है, कौन सी कैटेगरी? पद्मश्री 4th नंबर की। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, और तीनों के तीनों को कला क्षेत्र का, किस क्षेत्र का? कला क्षेत्र के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, 3 व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? एक है डोमर सिंह कुंवर, दूसरी है उषा बारले, और तीसरे है आपके अजय कुमार मंडावी। नाम याद रखना है, आपके डोमर सिंह कुंवर, उषा बारले और अजय कुमार मंडावी। इन 3 व्यक्ति को जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में जो है 2021 का पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था आपके डॉक्टर राधेश्याम बारले जी को। ठीक है, राधेश्याम बारले जी को। और ध्यान दीजिएगा 2022 में छत्तीसगढ़ के किसी भी कलाकार को पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, और अभी 2023 में हमारे प्रदेश के टोटल 3 कलाकारों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और अब तक का सर्वाधिक पद्म पुरस्कार एक ही साल में मिला है हमारे छत्तीसगढ़ को। ठीक है, हर साल जो है किसी एक व्यक्ति को, किसी 2 व्यक्ति को मिल रहा था, एक साथ 3 व्यक्तियों को सर्वाधिक पहली बार मिला है हमारे छत्तीसगढ़ में, एक साथ 3 पद्म पुरस्कार। ठीक, डोमर सिंह कुंवर जो कि नाचा कलाकार है, बालोद जिले के रहने वाले डोमर सिंह कुंवर जो कि नाचा के कलाकार है। उषा बारले पंडवानी गायिका, ठीक है, पंडवानी गायिका, इन्होंने जो है तीजन बाई से भी प्रशिक्षण लिया हुआ है। तीजन बाई से प्रशिक्षण लेने वाली आपकी उषा बारले जी जो कि दुर्ग जिले के भिलाई से संबंधित है। और तीसरे नंबर पर है आपके अजय कुमार मंडावी जो कि कांकेर जिले से संबंधित है। यह आपके काष्ठ कला के क्षेत्र से है। काष्ठ कला यानी कि लकड़ियों के ऊपर आर्ट बनाते हैं, लकड़ियों के ऊपर आर्ट उकेरते हैं। ठीक है, तो यह है आपके इस साल 3 कलाकार जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक,
जैसे कि मैंने आपको बताया, पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती है। एक होता है आपका पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और एक होता है आपका पद्म श्री। ठीक, ये पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी है, और इन तीनों कैटेगरी में पुरस्कार पाने वाली एकमात्र कलाकार है हमारे प्रदेश में, वो है आपकी तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई जी को इन तीनों श्रेणियों के पुरस्कार प्राप्त है। अगर हम बात करें तीजन बाई को पद्मश्री, तीजन बाई को पद्मश्री मिला है 1988 में, कुछ बुक में 1987 लिखा हुआ मिलेगा, आपके ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो 1988 दिया हुआ है। पद्म भूषण सम्मानित किया गया है इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया है 2003 में। ठीक है, 2003 में जो है इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया, जबकि पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 2019 में। और इस प्रकार से पद्म पुरस्कार के तीनों श्रेणी के पुरस्कार सम्मानित होने वाली हमारे प्रदेश की एकमात्र महिला और एकमात्र कलाकार, एकमात्र व्यक्तित्व जिन्हें पद्म पुरस्कार की तीनों श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। ठीक है, और हमारे प्रदेश में अब तक पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, टोटल जो है आपके टोटल 28 पुरस्कार जो है अब तक छत्तीसगढ़ को मिले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को अब तक टोटल 28 पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से आपका 26 जो है 26 पद्मश्री है, एक आपका पद्म भूषण है और एक आपका पद्म विभूषण है। और ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण किसे मिला है? तीजन बाई जी को। ठीक है, तो टोटल जो है अब तक छत्तीसगढ़ को टोटल 28 पद्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, जिसमें से अब तक का सर्वाधिक इसी साल है 2023, जिसमें एक साथ 3 कलाकारों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो भी डाटा बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज याद रखना, एक व्यक्ति का नाम याद रखना जिसका नाम है प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सूद। ठीक है, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सूद, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, इन्हें भी जो है आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश की ओर से इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में आकर के बसे हैं। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ठीक है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। विज्ञान के कैटेगरी में, विज्ञान के श्रेणी में इन्हें पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये पद्म पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ के खाते में नहीं आया, इन्हें आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ से जो है इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया। लेकिन वर्तमान में ये हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी है। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना। वैसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, जितना फैक्ट अभी आपको बताया उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट है आपके 7 घोड़ों पर सवार सूर्य प्रतिमा। अभी हाल ही में कांकेर जिले में जो आपका गड़िया पहाड़ मौजूद है, कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ में 12वीं शताब्दी की सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, 12वीं शताब्दी की जो है आपकी सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह सूर्य प्रतिमा सोमवंश शासक राजा भानुदेव के काल में निर्मित है। सोमवंशीय शासक राजा भानुदेव के काल में निर्मित यह प्रतिमा है। देखिए, इस प्रतिमा में सूर्यदेव, उनके सारथी और 7 घोड़ों का प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। ये जो है ये आपके सूर्यदेव की प्रतिमा है। ठीक है, अब कोई भी प्रतिमा किस देवता का है अंदाजा कैसे लगाया जाता है? देखिए, सूर्य देवते की जो प्रतिमा है उसका अंदाजा इस आधार पर लगाया जाता है क्योंकि प्रतिमा के नीचे जो है 7 घोड़े बनते हैं, और ये 7 घोड़े जो है ये भगवान, जो आपके सूर्यदेव है, भगवान सूर्य के जो है ये प्रतीक है। यानी कि 7 घोड़ों पर सवार ही इनकी प्रतिमा मिलती है। ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको अभी 3 घोड़े दिख रहे होंगे, ये ठीक है आधी प्रतिमा है। ये जो है घोड़े के ऊपर सवार है, उनका एक सारथी है जिसे अरुण कहा जा रहा है। ठीक है, अरुण को जो है इनका सारथी बताया जा रहा है। और यह प्रतिमा अभी प्राप्त हुई है आपके कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ में। ठीक है, इस प्रतिमा को स्थानीय लोग विष्णु के रूप में पूजा कर रहे हैं। स्थानक मुद्रा में सूर्य की प्रतिमा के दोनों हाथों में सनाल पद्म यानी कि कमल, पादपीठ के नीचे रथ में 7 अश्व यानी कि 7 घोड़े, सारथी अरुण और दोनों पार्श्व में उनके अनुचर दंडिन और पिंगल है। वे पैरों पर बूट के आकार का पादुका पहने हुए हैं। तो यह प्रतिमा अभी हाल ही प्राप्त हुआ है।
प्रश्न पूछा जाएगा कि 12वीं शताब्दी की सोमवंशीय कालीन 7 घोड़ों पर सवार सूर्य की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष, यह काफी इंपॉर्टेंट है। 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष ये प्राप्त हुए हैं आपके महासमुंद जिले के सिरपुर से। ठीक है, महासमुंद जिले के सिरपुर से अभी हाल ही में जो है 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिरपुर जो कि महानदी के तट पर स्थित, ठीक है, महानदी के तट पर स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहां पर अभी हाल ही में सोमवंश काल के खंडित नंदी, यानी कि जो भगवान शिव की सवारी है, खंडित नंदी, मंदिर के मंडप, द्वार शाखा आदि के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां पे 12वीं शताब्दी में आए, देखिए ये जो आपका सिरपुर है, सिरपुर अभी हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। देखिए अभी जो न्यूज आर्टिकल आया है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि वर्ष 1871-72 के आसपास सिरपुर वाले क्षेत्र के बारे में जानकारी जो है यह दिया गया था जेडी वेलगर के द्वारा। ठीक है, जेडी वेलगर के द्वारा जो है, जेडी वेलगर और ए कनिंघम इनके द्वारा जो है अपने रिपोर्ट में सिरपुर वाले क्षेत्र का उल्लेख किया गया था, जिसके आधार पर आपका 1953-54 में प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित के नेतृत्व में, प्रोफेसर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित जो कि आपके सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के प्रोफेसर थे, उनके नेतृत्व में आपके सिरपुर वाले क्षेत्र में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। यहां पे बहुत से पुरातात्विक आपके एविडेंस मिले, बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आपका बौद्ध विहार, तीवर देव विहार, सुरंग टीला मंदिर, सरपुरी शासकों की स्वर्ण मुद्राएं, चीनी शासक काई युआन की मुद्रा। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, पुजारी आवास, ये बहुत से साक्ष्य मिले हैं आपके सिरपुर वाले क्षेत्र से। सिरपुर वाले क्षेत्र में लास्ट उत्खनन आपके 2003 के आसपास हुआ था, उसके बाद से अभी यहां पे उत्खनन नहीं हुआ। फिर से यहां पे उत्खनन कार्य अभी प्रारंभ किया गया है, जिसमें अभी अगर आप देख रहे होंगे ये जो है ये आपके खंडित मंदिर के यहां पे अवशेष मिल रहे हैं। ये खंडित नंदी का यहां पे अवशेष मिला हुआ है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रतिमा है ये सोमवंश के काल की है। ये जितने भी एविडेंस मिल रहे हैं ये सोमवंश के काल के होने की बात की जा रही है। सिरपुर, देखिए ये जो सिरपुर है 12वीं शताब्दी में आए विनाशकारी भूकंप और 14वीं या 15वीं शताब्दी में आए महानदी में आए बाढ़ में तत्कालीन सिरपुर का वैभव छिन्न हो गया। यानी कि जितने भी आपके पुरातात्विक यहां पे आपके साक्ष्य मिल रहे हैं ये 12वीं शताब्दी में आए विनाशकारी भूकंप और आपके 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास आए महानदी में बाढ़ में ये सभी के सभी जो है जमीन के नीचे दब गए, जो अब खुदाई के दौरान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जितना ही फैक्ट बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे आपके चीनी शासक काई युआन जो कि 1713 से लेकर के 1741 ईसा पूर्व के आसपास, इनके भी यहां पर कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है। चीनी शासक की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। सुरंग टीला प्राप्त हुआ है। बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुणी विहार, आपके जैन धर्म का भी ये प्रमुख केंद्र रहा है। तीवर देव विहार यहां पे प्राप्त हुए हैं। मंत्रियों के रहने के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री आवास, पुजारियों के आवास के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं। यहां पे अभी जो है आपके शिव मंदिर, खंडित मंदिर के मंडप प्राप्त हो रहे हैं, द्वार शाखा प्राप्त हो रही है, खंडित नंदी की प्रतिमा यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मुगल कालीन सिक्के अभी हाल ही में आपके राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के बड़गांव चार भाठा ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है बाजार नवागांव। इस क्षेत्र में नल कनेक्शन की खुदाई के दौरान, यानी कि जो आपका हर घर नल योजना है, तो नल कनेक्शन की खुदाई के दौरान यहां पर मुगल कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टोटल जो है 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान। यहां पर जो है देखिए, खुदाई के दौरान आपके टोटल 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ मिश्र धातु के 3 बगनखनुमा अंगूठियां, ठीक है, बगनखनुमा जो है यहां पर 3 अंगूठियां प्राप्त हुई है, और मिश्रित धातु के यहां पर जो है ये आपके अंगूठियां है, और ये मिश्रित धातु के यहां पर कड़े प्राप्त हुए। ठीक है,
खुदाई के दौरान यहां पर जो है आपके कड़े प्राप्त हुए हैं। यहां पे देखिए 3 अंगूठे, यहां पे जो है आपके 3 अंगूठियां और 2 आपके कड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये 1700 से 1800 ईस्वी के आसपास के ये साक्ष्य है। ठीक है, यहां पे चांदी के सिक्के को देखने पर प्रथम दृष्टया ये मुगल कालीन शासक, ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह बहादुर के काल में जारी हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, मुगल शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह, आपका अहमद शाह बहादुर, इसके टाइम पीरियड के सिक्के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, जो कि कटक यानी कि उड़ीसा कटक टकसाल में बने हैं। ठीक, इन सिक्कों में जो उत्कीर्ण लिपि है वो कैसी लिपि है? अरबी और फारसी। देखिए यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पे जो लिपि है ये कैसी लिपि है? अरबी और फारसी लिपि में उत्कीर्ण है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल काल के 65 चांदी के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं राजनांदगांव जिले से। आपके नल कनेक्शन के लिए जो पाइपलाइन बिछाने के लिए जो कनेक्शन पाइपलाइन बिछाने के लिए जो खुदाई की गई है उसमें ये सारे के सारे सिक्के एक घड़े में भरे हुए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिक्कों के साथ 2 कड़ा और 3 अंगूठियां भी प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन खंडित शिलालेख जो बेमेतरा का जो आपका मारो है, ठीक है, बेमेतरा जिला का जो आपका मारो है वहां पर प्राप्त हुआ है आपके 12वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के यहां पर प्राचीन खंडित शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो है प्राचीन खंडित शिलालेख इस जगह से प्राप्त हुआ है। ये जो शिलालेख है इस शिलालेख में टोटल आपकी 7 पंक्तियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इसके नीचे एक और है 7, टोटल 7 पंक्तियां हैं जिसमें से 6 अपूर्ण पंक्तियां हैं और 7वीं जो है वो खंडित पंक्ति है। ठीक है, यानी कि कोई पंक्ति आपकी पूर्ण नहीं है और नीचे वाली जो पंक्ति है वो तो आधे बीच में ही खंडित है। ये जो आपका जो शिलालेख प्राप्त हुआ है इस शिलालेख में आपके संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में यह आपका लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इस शिलालेख में पुरुषोत्तम, पद्माया, सरस्वती, यक्षेश्वर आदि देवी देवताओं के वंदना का भी उल्लेख है। यानी कि जो पंक्ति है इसमें पुरुषोत्तम, पद्मया, सरस्वती, यक्षेश्वर आदि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस आपके शिलालेख को महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में संरक्षित रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना सारा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नारंगी चमगादड़ अभी हाल ही में जो है कांगेर घाटी, बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। ठीक है, नारंगी चमगादड़ जनरली कौन से कलर के होते हैं? काले कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। आपके ऑरेंज कलर का चमगादड़ देखा गया कहां पर? आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। ठीक है, बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। इस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है केरीवोला पिक्टा। क्या नाम है? केरीवोला पिक्टा। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है आपका, देखिए, लोनकोफिला रोबस्टा यानी ऑरेंज नेक्टर बैट, इसके साथ साथ पेटेंट बैट या बटरफ्लाई बैट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो देखिए जनरली चमगादड़ जो है काले कलर के होते हैं, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर का स्पेसिफिक कलर का जो चमगादड़ है ये वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय श्रेणी में इसे रखा गया है। ये हमारे भारत के उड़ीसा और केरल के जंगलों में देखा गया है। भारत के केवल उड़ीसा और केरल के जंगलों में देखा गया है। छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है जहां पर ये ऑरेंज कलर का आपका चमगादड़ देखा गया है। इससे पहले भी जो है आपके बस्तर के ही जंगलों में ये ऑरेंज कलर का 2020 में भी एक बार देखा गया था, ऑरेंज चमगादड़। ठीक है, नारंगी चमगादड़। भारत में चमगादड़ों की 131 ज्ञात प्रजातियां हैं जिसमें से 20 प्रजातियां बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क में देखी गई है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नारंगी चमगादड़ ये नेशनल लेवल का न्यूज बना था, नेशनल लेवल का न्यूज था ये। ठीक है, नारंगी चमगादड़ जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दिखा है। ठीक है, ये नारंगी कलर का है, इसके जो पंख है वहां पे थोड़े बहुत ब्लैक कलर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क। ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो कि स्थापित है आपके रीपा योजना के अंतर्गत, यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। देखिए, प्रदेश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, इसका उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 2022 को, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के हर एक विकासखंड के अंतर्गत कम से कम 2 आपके औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। इसी आपके महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना के अंतर्गत ही बस्तर जिले के तुरेनार में
बस्तर जिले के तुरेनार में प्रदेश का सबसे बड़ा आपका ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, जहां पे 19 प्रकार के प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे, 19 प्रकार के अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कि आपका मक्का प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, इसके अलावा आपका महुआ प्रोसेसिंग यूनिट, इमली प्रोसेसिंग यूनिट, तो अलग अलग जो है ऐसे 19 प्रकार के यहां प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा रीपा योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया ग्रामीण औद्योगिक पार्क किस जिले में है? बस्तर जिले के तुर्रेनार में सबसे बड़ा आपका ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मां दंतेश्वरी को समर्पित साल की पहली मंडाई, साल की यानी कि वर्ष की, ठीक है, ईयर की, मां दंतेश्वरी को समर्पित साल की पहली मंडाई, ये जो है ये मंडाई का आयोजन हुआ आपके बस्तर जिले के नेतानार में। ठीक है, बस्तर जिले के नेतानार में। बस्तर जिले के नेतानार में एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपका नेतानार पहाड़ी। नेतानार पहाड़ी में नेता नारिन माता के रूप में मां दंतेश्वरी, ठीक है, नेता नारिन माता के रूप में मां दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। मां दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। इसमें बस्तर के राजा को भी, इस मंडाई में जो है बस्तर के राजा को भी आमंत्रित किया जाता है। अभी वर्तमान में बस्तर के राजा कौन है? कमल चंद्र भंजदेव जी। ठीक है, इसमें जो आपके जो प्रधान पुजारी होते हैं, यानी कि जो देवगुड़ी की जो पूजा करते हैं, प्रधान पुजारी जो होते हैं ये गुंडाधुर के वंशज होते हैं। गुंडाधुर विद्रोह याद है ना, गुंडाधुर विद्रोह। तो जो गुंडाधुर के जो वंशज है वो ही जो है इस आपके मंडई में इस नेता नारिन माता की पूजा करते हैं, उन्हीं के वंशज। ठीक, ये जो आपका जो मंडई है ये मंडई धुरवा जनजाति, इसमें धुरवा जनजाति के लोग शामिल होते हैं। धुरवा जनजाति के लोग शामिल होते हैं और केवल पुरुष ही जो है ये देवगुड़ी की पूजा करते हैं। देवगुड़ी यानी कि पूजा स्थल, पुरुष ही जो है ये देवगुड़ी की पूजा करते हैं। ठीक है, देवगुड़ी की पूजा में केवल पुरुष शामिल होते हैं। तो ये है आपका, अभी काफी हाईलाइट में था ये नेतानार मंडई। तो नेतानार मंडई जो है मां दंतेश्वरी को समर्पित साल की वर्ष की पहली मंडई है। ठीक है, जिसमें धुरवा जनजाति के लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत न्यूजीलैंड मैच। अभी हाल ही में जो है आपके 21 जनवरी 2023 को भारत न्यूजीलैंड मैच का आयोजन हुआ। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की जो एक दिवसीय श्रृंखला थी उसका सेकंड मैच था। ठीक है, यानी कि टोटल जो है 3 मैच होने थे। 3 मैच में से सेकंड नंबर का मैच जो है हमारे छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुआ। ठीक, देखिए ये जो है आपके शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि परसदा रायपुर में है। ठीक है, परसदा के रायपुर में ये स्टेडियम मौजूद है, जिसकी क्षमता, इस स्टेडियम की क्षमता है लगभग 65,000, लगभग जो है 65,000 इसमें एक साथ बैठ करके मैच देख सकते हैं। ठीक है, 65,000 लोग जो है इसमें एक बार बैठ करके यहां पे मैच देख सकते हैं। ठीक, इस स्टेडियम की स्थापना हुई थी आपके वर्ष 2008 में। ठीक है, वर्ष 2008 से लेकर अब तक लगभग 13-14 साल बाद जो है यहां पर अभी इतने बड़े स्तर का इंटरनेशनल मैच हो रहा है। ठीक, देखिए इंटरनेशनल मैच हुआ है। ठीक है, ये हो चुका है 21 जनवरी 2023 को, जिसमें भारत जीता। ठीक है, न्यूजीलैंड ने लगभग आपके 108 रन का उसने स्कोर किया था और भारत 8 विकेट के साथ ये जो है मैच जीता। ध्यान दीजिएगा, दावा किया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है आपका शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने वाला भारत का 50वां स्टेडियम है। जो अभी जो मैच आयोजित हुआ, इस आयोजन के साथ अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने वाला भारत का 50वां स्टेडियम बन गया है हमारा शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 50वां स्टेडियम जो कि अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने वाला भारत का 50वां स्टेडियम है आपका शहीद वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट देखिए, तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव का आयोजन जो है ये बलरामपुर रामानुजगंज जिले का जो स्थान है तातापानी, जहां पर क्या है, गर्म जल का कुंड है, गर्म जल का फव्वारा है। ठीक है, गर्म जल का यहां पर क्या है, कुंड है। ठीक, फव्वारा है। यहीं पर जो है आपके मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन जो है हर साल मकर संक्रांति मनाते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर यहां पर तातापानी महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, ये जो आपका इस साल जो है 3 दिवसीय रहा, 14 से लेकर के 16 जनवरी 2023 के मध्य इस तातापानी महोत्सव का आयोजन हुआ। ठीक है, इस महोत्सव का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया और कुछ घोषणाएं भी की गई। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तातापानी, जो आपका तातापानी के समीप मौजूद है रामचौरा की पहाड़ी।
जिसे राम वनगमन पथ में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा, बलरामपुर जिले में जो आपका मौजूद है गौरालाटा की पहाड़ी, ठीक है, गौरालाटा चोटी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा किया गया है। इसके अलावा बलरामपुर जिले में जो कुसमी तहसील है, कुसमी तहसील की में प्रवाहित होती है एक नदी जिसका नाम है लावा नदी, तो लावा नदी जलाशय और भूमिका व्यापवर्तन परियोजना के निर्माण की भी बात की गई है। प्रश्न पूछा जाएगा लावा नदी जलाशय, लावा नदी किस जिले में प्रवाहित होती है या लावा जलाशय किस जिले में है, तो वो है आपके बलरामपुर जिले में। रामचौरा, ऐसा कहा जाता है कि रामचौरा की जो पहाड़ी है यहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुके थे और इसी स्थान से खड़े होकर के भगवान श्री राम ने अपना दिव्य बाण चलाया था और यह बाण जिस स्थान पर जाकर के गिरा वहां पर छेद हो गया और उसी छेद से जो है गर्म जल का जो फव्वारा है उसी छेद से निकलता है। यानी कि जो यहां पर जो ताता पानी, इस जगह का नाम ताता पानी क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पे गर्म जल का स्रोत है, गर्म को कहा जाता है ताता और पानी, तो इस जगह का नाम पड़ेगा ताता पानी। ऐसे यहां पे स्थानीय किंवदंती प्रचलित है कि इस रामचौरा नामक पहाड़ी से खड़े होकर भगवान श्री राम ने अपना दिव्य बाण चलाया जो कि इस ताता पानी नामक स्थान में जाकर गिरा और वहां पे छेद हो गए और उसी छेद से लगातार गर्म पानी निकल रहा है, ऐसा किंवदंती प्रचलित है। तो इस जगह को जो है आपका राम वनगमन पथ में शामिल किया जाएगा, गौरालाटा चोटी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और लावा नदी जलाशय और भूमिका व्यापवर्तन परियोजना की भी घोषणा की गई है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। मकर संक्रांति पर्व तातापानी 2023। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू जो कि हमारे प्रदेश के एक दिव्यांग पर्वतारोही है, ठीक है, ये अपने आप को दिव्यांग कहलाना पसंद नहीं करते और लाजमी सी बात है क्योंकि ये एक नॉर्मल आपके जो व्यक्ति है उससे ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं। ये अब तक जो है टोटल 4 पर्वतों पर पर्वतारोहण कर चुके हैं। इन्हें हाफ ह्यूमन रोबो की संज्ञा दी गई है। देखिए, एक एक्सीडेंट में 2014 में एक रेलवे एक्सीडेंट के दौरान जो है ये अपने दोनों पैर गवा बैठे, ठीक है। ये अब यहां पे इनके जो है पैर, आर्टिफिशियल पैर लगे हुए हैं। इन आर्टिफिशियल पैर के जरिए ही ये जो है अभी टोटल अब तक 4 पर्वतों पर पर्वतारोहण कर चुके हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहे, इन्होंने जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो कि अर्जेंटीना में मौजूद है, माउंट एकांका गुहा, जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर, इस पर इन्होंने हाल ही में पर्वतारोहण किया, ठीक है। ये देश के पहले पर्वतारोही है जिनके दोनों पैर कृत्रिम है, ठीक है। देश के पहले पर्वतारोही है जिनके दोनों के दोनों पैर क्या है, कृत्रिम है, यानी कि आर्टिफिशियल है। उनका लक्ष्य है कि 7 महाद्वीप जो है, 7 महाद्वीप के 7 शिखर पर फतह करना जो है इनका मेन लक्ष्य है, जिसमें से माउंट एकांका गुहा के साथ ये अपने 4 लक्ष्य को पा चुके हैं। चित्रसेन साहू, जिनसे जो है ऑलरेडी सीजीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रश्न पूछा गया था कि जो है चित्रसेन साहू के द्वारा किस एक देश की चोटी पर पर्वतारोहण नहीं किया गया है करके। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो है इन्होंने तंजानिया में मौजूद है आपका माउंट किलीमंजारो, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है आपका माउंट कोजियस्को और आपके रूस में मौजूद है आपका माउंट एल्ब्रूस, ठीक है। ये सभी के सभी आपके पर्वतों के नाम है। इनका नाम अच्छे से देखिए। जो माउंट किलीमंजारो है, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोजियस्को और आपके रूस यानी कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है आपके माउंट एल्ब्रूस। और साथ ही साथ अभी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांका गुहा, इस पे भी इन्होंने पर्वतारोहण किया है। तो ध्यान दीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस और एक ऑप्शन दिया था इटली। तो इटली जो है उसका करेक्ट आंसर था क्योंकि इटली के अभी किसी पर्वतों पे उन्हें पर्वतारोहण नहीं किया है। अभी एक नाम और जोड़ना है आपको, अर्जेंटीना के माउंट एकांका गुहा पे उन्होंने पर्वतारोहण किया है। सीजीपीएससी, ठीक है, सीजीपीएससी 2020 या 21 का आया हुआ प्रश्न है शायद, ठीक है। 2020 या 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का आई थिंक, ठीक है, जिसमें ये प्रश्न इनसे पूछा गया है ऑलरेडी। तो इनका नाम याद रखना और कौन कौन से पर्वतों पे उन्होंने अब तक पर्वतारोहण। इनका टारगेट क्या है, 7 महाद्वीप के 7 शिखर पर, जिसमें से 4 का टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, डेविल फिश नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, डेविल यानी कि राक्षस। अभी हाल ही में गरियाबंद जिले के पैरी नदी के सीकासार जलाशय में यह डेविल फिश देखा गया है। डेविल फिश क्या है, देखिए, इसका वास्तविक नाम है सकरमाउथ कैटफिश। कैटफिश की एक प्रजाति है, ठीक है, जिसे ब्लैक टाइगर श्रिप यानी कि ब्लैक टाइगर झींगा भी इसे कहा जाता है।
मुख्य रूप से ये जो आपकी मछली है ये दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका के अमेजन नदी में पाई जाती है। अमेजन नदी में पाई जाने वाली मछली छत्तीसगढ़ के पैरी नदी के सिकासर जलाशय में कैसी आई, ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि ये जो है आपकी मांसाहारी मछली है जो कि स्थानीय जलीय जीवों के लिए खतरनाक है, उनकी आबादी घटा सकती है। इस मछली की 4 आंखें हैं, ठीक है, जनरली 2 आंखें होती है मछली की, इसकी 4 आंखें हैं, इसलिए इसे डेविल फिश कहा गया है, ठीक है। सिकासर जलाशय पहले भी चर्चा में आया है, यहां पर पाया जाता है आपका महाशिरपाई जो कि मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्राप्त हुआ है, राजकीय मछली। यह भी जो है आपकी मांसाहारी मछली है, यह भी हमारे प्रदेश के सिकासर जलाशय में पाई जाती है, यह भी चिंता का विषय है, ठीक। तो डेविल फिश जो कि जिसे शकर माउथ कैटफिश के नाम से जाना जाता है, जिसकी 4 आंखें है, ये अमेजोन नदी पाई जाती है, हमारे प्रदेश के पैरी नदी में भी जो है ये मछली देखी गई है, ठीक है। तो ये है आपकी डेविल फिश। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जिसका आयोजन हुआ आपके 28 से लेकर के 30 जनवरी 2023 के मध्य। इसका आयोजन साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हुआ। 15 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु, 2 आयु वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल हुए, ठीक है। प्रदेश भर के 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने 38 विविध विधाओं में इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए, जब आपके आज से 1-2 साल पहले जब युवा महोत्सव की घोषणा की गई थी, तब उस समय इसका जो क्रेज है वो काफी अलग था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आया भी और चले भी गया, लेकिन कोई ज्यादा इसका ना ही एडवर्टाइजमेंट आपको देखने के लिए मिला और ना ही ज्यादा इसके बारे में सुनने के लिए मिला। कारण क्या था? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में आयोजित हुआ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। देखिए, छत्तीसगढ़ जो आपके राज्य स्तरीय युवा महोत्सव है उसमें भी अलग अलग प्रकार के पारंपरिक खेलों का आयोजन होता है, ठीक है। इसमें प्रतियोगिताएं होती है। सेम कॉन्सेप्ट पे पहले ही आयोजित कर लिया गया है आपके छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के साथ इसे मर्ज ना कर दिया जाए, क्योंकि जो चीजें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में होती है वही सारी चीजें जो है आपके छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में हुआ, ठीक है। कुछ आपके इसमें स्थानीय पारंपरिक नृत्य की भी प्रतियोगिताएं हुई, लेकिन जो मुख्य रूप से जो पारंपरिक खेल जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हुआ वही सारी चीजें इसमें रिपीट हुई, ठीक है। इस कारण से ज्यादा इसमें इस साल जो है ये हाईलाइट में नहीं रहा, ठीक। लेकिन याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जिसका आयोजन 28 से लेकर के 30 जनवरी 2023 के मध्य हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ सिंगल वन लाइनर फैक्ट है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। कबीर शोध संस्थान, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि रायपुर जिले के नया रायपुर में जो हमारे प्रदेश में जो 2 प्रकार के पंथ होते हैं, कबीर पंथ और एक होता है आपका सतनाम पंथ, तो कबीर पंथ से संबंधित कबीर शोध संस्थान आपके नया रायपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या हो गई है कितना? 139, 139। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले आई थिंक 117 था, 117 के बाद ये बढ़ के हुआ था 128, अब हो गया है ये 139, ठीक है। अभी हमारे प्रदेश में वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है? 139, 139, ठीक है। राजा मोरध्वज महोत्सव कहां संबंधित थे? आरंग से संबंधित है। मोरध्वज, ताम्रध्वज, राजा मोरध्वज महोत्सव का आयोजन आपके आरंग रायपुर में हुआ। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रतिवर्ष आपके राशि भी अलॉट की जाएगी। हर साल जो है इस महोत्सव का, इस साल से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। राजा मोरध्वज महोत्सव। 5G सेवा, आप सभी को पता है कि इस साल वर्ष 2022 के अंत में 5G जो आपके नेटवर्क है, बहुत से आपके जैसे आपके जियो हो गए, एयरटेल हो गए, इन्होंने सर्विस देना शुरू कर दिया है। हम अभी ये जो है कुछ बड़े शहरों में, हमारे भारत के बड़े बड़े शहरों में जो है इसकी शुरुआत हुई है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग भिलाई में जो है इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे शुरू किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। शुरू में जो इसका सर्विस प्रोवाइडर आई थिंक जियो के द्वारा, जियो जो है इसका प्रारंभिक तौर पर हमारे रायपुर और दुर्ग भिलाई वाले क्षेत्र में 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है वराह प्रतिमा। अभी हाल ही में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के छिपछिपी ग्राम में मौजूद है आपका वराह अवतार प्रतिमा। भगवान विष्णु की एक अवतार है वराह अवतार, ठीक है। वराह अवतार की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। लगभग 5 से 6 साल पहले प्रतिमा मिली थी। सर्वे किया गया था इस
क्षेत्र का छत्तीसगढ़ पुरातात्विक विभाग के द्वारा, लेकिन अब तक इसके संरक्षण का प्रयास नहीं किया गया है, इस कारण से ये थोड़ा सा हाईलाइट में रहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका किंग कॉन्ग पहाड़ी। किंग कॉन्ग आप जानते होंगे, ठीक है, वानर प्रजाति का एक विशालकाय जीव, ठीक, गोरिल्ला किंग कॉन्ग, ठीक है, यानी कि जो बड़े आकार का होता है। तो गड़िया पहाड़ में जो है, कांकेर जिले के गड़िया पहाड़ में एक ऐसा लोकेशन है जहां पर एक ऊंचा विशाल पत्थर है, पहाड़ी है, जिस पर जो है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज है जिसे देखने पर वो एक किंग कॉन्ग के जैसे दिखाई देता है और उसे नाम दिया गया है किंग कॉन्ग पहाड़ी। प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र संग्राहक जिनका नाम है आपका रिखी क्षत्रिय जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है, इनके पास हमारे प्रदेश के जितने भी आपके लोक वाद्य यंत्र है उन सभी का इनके पास कलेक्शन है। ये चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि 26 जनवरी पिछले आपके 8 से 9 साल, पिछले 9 सालों से ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ में जो है ये जाकर के अपना वाद्य यंत्र, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है इस बार किसी उसका जो झांकी है वो छत्तीसगढ़ के परेड के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। ये आपके 26 जनवरी में अलग अलग राज्यों के लिए ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। इस साल भी वो ये आपके चर्चा में रहे रिखी क्षत्रिय, जो कि छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोक वाद्य संग्राहक है। पिछले 9 साल से ये गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हो रहे हैं और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका केंदा घाटी जहां पे एक सड़क है, जैसे कि आपको पता होगा आपके केशकाल घाटी हो गया, ठीक है, अभी बैताल रानी घाटी आपके हाईलाइट में था, वैसे ही एक केंदा घाटी है जिसमें सड़क की लंबाई है 5.5 किलोमीटर। इसमें टोटल आपके 16 मोड़ है, ठीक है, जो कि आपके बिलासपुर में स्थित है, इसको भी याद रखना है। बिलद्वार गुफा जो कि सूरजपुर में है। बिलद्वार गुफा जो कि पहले एक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र था, बीच में कुछ हादसा हुआ जिसमें कुछ व्यक्ति लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। हाल ही में इसे दोबारा खोला गया, इस कारण ये चर्चा में था। देश भर में धान बेचने वाले सर्वाधिक किसान छत्तीसगढ़ से, ठीक है, 25.14 लाख पंजीकृत किसान। देखिए अभी जो है केंद्र सरकार की, मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डाटा पब्लिश हुआ जिसे बताया गया कि पूरे के पूरे देश भर में धान बेचने के लिए सर्वाधिक किसान हमारे छत्तीसगढ़ से है जो कि पंजीकृत है, ठीक है। यानी कि हर राज्य की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करती है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किसान जो है वो धान बेचते हैं प्रदेश सरकार को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अभी जैसे आपका फरवरी का करंट अफेयर, यानी कि अभी आज ही का एक आर्टिकल था जिसमें 107 लाख मेट्रिक टन प्लस, ठीक है, 107 लाख से कुछ ज्यादा है, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता, ठीक है, याद नहीं है मुझे। 107 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई है। प्रदेश सरकार जो है आपका 110 लाख मेट्रिक टन का प्रदेश सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया था। कब तक के डेट में? 31 जनवरी 2023 तक धान की खरीदी की जानी थी, ठीक है, जबकि 31 जनवरी 2023 तक 107 लाख मैट्रिक टन से कुछ ज्यादा धान की खरीदी हुई है, ठीक है। इसे हम फरवरी महीने करंट अफेयर में कवर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हाल ही में कुछ घोषणाएं की गई है, जिसे बस सुन करके रख लीजिए कि जो चंदखुरी है, रायपुर जिले के चंदखुरी में जहां पे माता कौशल्या का देश का एकमात्र आपका प्रतिमा है, मंदिर मौजूद है, वहां पर आप प्रतिवर्ष कौशल्या महोत्सव का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। बस्तर, सरगुजा और अनुसूचित क्षेत्रों में पर्वों के आयोजन के लिए, यानी कि जो स्थानीय पर्व है, पर्वों के आयोजन के लिए पंचायतों को हर साल 10,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से हर माह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मकान बनाने के लिए शासन की ओर से 50,000 रुपए अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के गठन किए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय रामायण मानस मंडली महोत्सव के आयोजन किए जाने की, ये सभी की सभी घोषणाएं हैं, ठीक है। हो सकता है कि बजट के बाद इस पर कोई फैसला आए या बजट में इससे रिलेटेड कोई चीजें आपको घोषणाएं सुनने के लिए मिले। तो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इतनी घोषणाएं की गई है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में बताने के लिए केवल इतना ही, जनवरी 2023। अभी हो सकता है कि 1-2 दिन में आपका केंद्रीय बजट से रिलेटेड मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करूं। केंद्रीय बजट का एक और वीडियो आप लोगों के लिए आएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं वो लाइक नहीं करते, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को
देखते तो है लेकिन उन्होंने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए।